नमस्कार, चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज छठे चरण का मतदान चल रहा है पश्चिम बंगाल में, जिस चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की, कोलकाता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि कोरोना नियम का पालन करिए। उसके बाद भी चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। ममता बनर्जी का एक अलग वो था, उनकी सलाह थी ममता बनर्जी की कि आप 3 चरणों का, जो बचे हुए 3 चरणों के मतदान हैं उसको एक साथ करवा लीजिए। चुनाव आयोग नहीं माना। आज छठे चरण के मतदान में लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस कोरोना काल में, इस महामारी में लोग कम निकलेंगे, लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो जबरदस्त निकल रही है बाहर। और अभी तक शाम 6 बजे तक के जो आंकड़े चुनाव आयोग के आंकड़े आए हुए हैं, उस आधार पर 79.10 यानी लगभग कहें तो जिस वक्त अभी मैं बात कर रहा हूं 80% से ज्यादा मतदान के लिए लोग 80% से ज्यादा लोग मतदान के लिए निकल चुके हैं। तो इसका मतलब साफ है कि लोगों में चुनाव को लेकर के जो उत्साह होना चाहिए वो इस महामारी में भी बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब तक 21 रैलियां कर चुके हैं पश्चिम बंगाल में, वो अब अपनी कल की रैली रद्द उन्होंने कर दी है। आखिर पहली दफा ऐसा हुआ है। पहले तो उन्होंने 23 और 24 तारीख की 2 रैलियां थी जिसको कट शॉर्ट करके 23 तारीख पर वो लेकर के आए थे और एक ही दिन में अपनी सारी रैलियों को निपटाने वाले थे। 4 रैलियां उनको करनी थी, 2 रैली 23 को, 2 रैली 24 को। लेकिन 24 की रैली को शॉर्ट किया और 23 तारीख को दोनों 24 वाली रैली भी करने वाले थे और इस प्रकार कुल 4 रैलियां कल करने वाले थे, लेकिन उन रैलियों को उन्होंने रद्द कर दिया है। तो आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जागना ही पड़ा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी बीच आज अमित शाह थे पश्चिम बंगाल में, उन्होंने 3 रैलियां की हैं। जरा ये फटाफट दिखाइए, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि कितनी रैलियां प्रधानमंत्री ने की हैं और कितनी रैलियां अमित शाह ने की है, अगर वो आंकड़े हों तो। देखिए, ये पीएम मोदी ने अब तक 21 रैलियां की हैं। इसके बाद पीएम मोदी की 6 रैलियां और होनी थी, जिसमें से 23 और 24 तारीख को 4 रैलियां थी। 23 को 2 और 24 को 2। पहले 24 की रद्द हुई, उसके बाद अब 23 की भी रद्द कर दी गई हैं। और उसके अलावा अमित शाह की आज मिलाकर के 25 रैलियां हुई हैं। कुछ फोटोग्राफ्स भी ऐसे दिख रहे हैं जहां अमित शाह का मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि हाँ, आज अमित शाह आ रहे हैं। लोग उस पर भी ट्विटर पे और फेसबुक पे और तमाम सोशल मीडिया पे कमेंट भी कर रहे हैं कि आखिर ये मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या कह रहा है इस महामारी के दौर में। तो ये महामारी, चुनाव और उसके अलावा सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उस चिट्ठी के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उनकी जो अहम टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके अलावा आखिर क्या कारण है कि जब भी गांधी परिवार बाहर निकल के आता है, गांधी परिवार से मतलब एक मुख्य रूप से विपक्ष की चर्चा में कर रहा हूं, विपक्ष जो कांग्रेस है वो बाहर निकल के जब आती है कांग्रेस, तो सीधे कांग्रेस पर नहीं बल्कि गांधी परिवार पर जो सत्ता पक्ष है वो वार करने लगता है। इस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। आइए सबसे पहले उन लोगों से परिचय करवाऊं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार, हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय और हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह। आप तीनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत करता हूं दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सभी का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और जैसा आप जानते हैं, ये विचारों का मंच है, यहां हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आप भी अपने विचारों को लिखिए कमेंट बॉक्स में और उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसमें आपकी बातों को देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर क्यों करनी पड़ी अपनी रैलियां रद्द, और इस सवाल के साथ सीधे चलेंगे। डॉक्टर मुकेश कुमार, आपके पास आना चाहूंगा। मुकेश जी, आखिर प्रधानमंत्री को रद्द करनी पड़ गई अपनी रैलियां, क्या कहेंगे? राजीव जी, हिंदी में एक कहावत है, प्याज भी खाए और जूते भी खाए। प्रधानमंत्री के संदर्भ में ये कहावत थोड़ा सा अटपटी लगती है, जूते खाने की बात उनके साथ जोड़कर। लेकिन अगर कहावत को कहावत के रूप में ही लिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यही हुआ है। अगर वो पहल करते इस महामारी को ध्यान में रखते हुए और अपनी ही नहीं दूसरों की भी रैलियां रद्द करने की, इलेक्शन की जो डेट्स हैं उनको क्लब करके जल्दी निपटाने की पहल करते, तो आज उनकी वाहवाही हो रही होती।
लेकिन आज जब उन्होंने ये फैसला लिया तो वो एक परिहास के कारण बन रहे हैं। और कारण इसलिए बन रहे हैं कि जो पहल राहुल गांधी ने की थी, हालांकि उसके पहले लेफ्ट पार्टीज ये घोषणा कर चुकी थी कि हम बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जब ये अनाउंस किया तब उसके बाद एक मोमेंटम उसको लेकर बनना शुरू हुआ और बीजेपी ना 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 करती रही। लेकिन अंत में क्या हुआ, प्रधानमंत्री को अपनी कल की रैलियां रद्द करनी पड़ी और इसके पहले उनकी अच्छी खासी फजीहत हो चुकी है। सब लोग देख रहे हैं कि ऐसे समय में जब कोरोना महामारी का विकराल रूप हमारे सामने है, शहर शहर प्रदेश प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दवाएं न मिलने की वजह से, बेड की वजह से। तो एक हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है और इस हाहाकार में जब प्रधानमंत्री किसी रैली में कहता है मोगेम्बो खुश हुआ, तो पूरी देश की जनता को लगता है कि क्या इतनी भी संवेदनशीलता हमारे प्रधानमंत्री में नहीं बची कि ऐसे मौके पर वो खुश होने का मौका नहीं है जब पूरा देश रो रहा हो, धाड़ मार कर रो रहा। तो ये लगातार फजीहत हो रही थी प्रधानमंत्री की। और अगर ये कल की भी रैली करते, और जाहिर है कि बड़ी रैली होनी थी, लाखों की भीड़ इकट्ठी करनी थी, छोटी रैली प्रधानमंत्री कर नहीं सकते हैं, बड़ी रैली उन्हें करनी थी। बड़ी रैली करते तो एक बार फिर ये सवाल उठता कि क्या ये जिम्मेदाराना तरीका है एक प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का, कि जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में लगभग 10,000 मामले आ रहे हैं कोरोना के, ये मामूली संख्या नहीं है। 500 जब पूरे देश में मामले आए थे तब प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, और एक राज्य में अगर 10,000 की संख्या आ रही है तब वो ये तब भी ये फैसला न करते तो उनकी और भी आलोचना, निंदा, भत्सना होती, और खूब हो रही है। उनके समर्थक तक परेशान हैं। और जो आपने अभी शुरू में कहा था कि राहुल गांधी परिवार इतना अटैकिंग है, इतना अग्रेसिव है, और उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपनी ट्रोल सेना लगा दी है, अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां जहां भी हो सकता है वो मेरे गांधी परिवार को टारगेट कर रहा है। तो आप देखिए कि ये बीजेपी की परेशानी, नाकामी, और कोर्ट में देखिए क्या हो रहा है। देश भर के अदालतों में केंद्र सरकार की फजीहत हो रही है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा केंद्र सरकार के बारे में, वो तो मतलब न भूतो न भविष्यते वाली स्थिति थी। इस तरह की तीखी टिप्पणियां केंद्र सरकार के जो दावे करती है कि वो बहुत पॉपुलर है, प्रधानमंत्री बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये चिंता, ये टिप्पणियां बताती हैं कि इस समय भारत सरकार और उसका नेतृत्व किस स्थिति में है। तो इस सब से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी रैली को रद्द किया है। बहुत देर से लिया गया फैसला है, नुकसान बहुत कुछ हो चुका है। और ये भी न भूलें कि अमित शाह रैलियां करते जा रहे हैं। आज भी वो बिना मास्क के ही रैली कर रहे थे। उन्होंने जो रैलियां की उसमें मास्क नहीं लगाए थे, उनके आसपास के लोग भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। तो ये पूरी सरकार की तरफ से जो संदेश जा रहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना संदेश जा रहा है, और प्रधानमंत्री के इस फैसले के बावजूद वो इससे बच नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने एक मतलब उनकी रैलियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। हालांकि आखिरी का समय है, छठे चरण का मतदान हो चुका है दोस्तों। 7वें चरण का मतदान 26 को है और 29 को 8वें और अंतिम चरण का मतदान 29 की शाम को हम आपके सामने लेकर आएंगे एग्जिट पोल, और 2 मई को सुबह 6 बजे से आपके साथ हम जुड़ेंगे, जिस दिन नतीजों का वो दिन होगा, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे और पता चलेगा कि किसकी जीत हो रही है और कौन हार रहा है। तो ये तमाम बातें होंगी, लेकिन इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बंगाल में बीजेपी फंस गई है, ये एक बड़ा सवाल है जो आप हमारे टैगलाइन में देख रहे होंगे। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आखिर में आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां रद्द हो गई, लेकिन साथ साथ जैसा अभी मुकेश जी भी बता रहे हैं कि बिना मास्क लगाए हुए हमारे देश के गृह मंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं। अगर वो रैलियां कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। एक तरफ अगर राहुल गांधी रैलियां रद्द करते हैं अपनी, तो कहते हैं कि वो तो पहले से हथियार डाल दिए,
लेकिन दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां रद्द करते हैं तो फिर क्या कहेंगे अजय जी? देखिए, लेटेस्ट में बता दूं कि प्रधानमंत्री जी जो मतलब प्रधानमंत्री के प्रचार मंत्री ज्यादा है आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जरूर है कि उनकी कल की रैली रद्द हो गई है, लेकिन अगली रैली होगी कि नहीं होगी उसके बारे में अभी कंफ्यूजन है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पहले जो है प्रसारित कर दिया गया कि वो कल रैली नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज ये है कि वो कल शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली करेंगे। तो इसका मतलब ये मतलब वो अपने प्रचार से कहीं जो उनका वो है उससे कहीं वो दूर नहीं जा रहे, वो प्रचार करेंगे कल और शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अभी तक इनकी जो है स्थिति ये समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। पहले तो इन्होंने कहा कि हम जो है अब छोटी रैलियां करेंगे, 500 लोगों की रैलियां करेंगे। अब ये बताइए कि 500 लोगों को आप अगर आप कैसे सीमित करेंगे, या तो फिर 2 लाख जो या 3 लाख 4 लाख जितने को भी आप दावा कर रहे थे वो लोग आ रहे थे, वो भी आपके प्रायोजित थे। ये कि हम जो है 5 लाख को भी प्रायोजित करते हैं, हम 500 को भी प्रायोजित करते हैं, क्योंकि स्वस्फूर्त तो कोई आपकी रैली में नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ। फिर 500 वाला मुद्दा हटा के उन्होंने बोला कि रैली रद्द करते हैं, हम रैली नहीं करेंगे। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट तुरंत अभी की न्यूज है उसमें यह है कि वो कल 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं मतलब उसको 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तरह से ये कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से उनको ये केम प्रकार जो है रैली करनी ही करनी है। प्रधानमंत्री को भाषण और उनको झोंकना ही झोंकना है उसमें, बिना उसके जो है उनका कल्याण नहीं होना। दूसरा पहलू ये है कि भाई प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं तो उनको लोग सुनना चाहते हैं, तो हम क्यों ना सुनाएं। ये 2 पहलू। लेकिन जो भी है, कहना सिर्फ इतना है कि जो इस समय की गंभीरता है, जो कोरोना का जो हाहाकार मचा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से पहले ही आकर मैं कहता हूं ये इनिशिएटिव राहुल गांधी को क्यों मिलना चाहिए था, या जो है ममता बनर्जी को जो है सारे बाकी के चरणों को एक साथ करने की सुझाव क्यों देना चाहिए था। इससे पहले प्रधानमंत्री को ये इनिशिएटिव लेते और आगे बढ़कर ये कहते तो शायद उनको ज्यादा फायदा होता। मैं तो चाहता हूं ये उन्हीं के पक्ष की बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो उनका एक तरह से बीजेपी का लालच कहें या जो कहें, वो अभी भी उसी तरह से बरकरार है कि प्रचार करना ही करना है। और अभी एक जानकारी और मिली है मुझे कि अब जो है केवल स्थानीय जो नेता हैं वही लोग सभाएं करेंगे। अब जेपी नड्डा, अमित शाह, पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की भी रैलियां कल से जो है नहीं होंगी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जिस दिन पोलिंग होती है उसी दिन जो है प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं रैली कर रहे होते हैं। ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी देखा और ये अभी हम बंगाल के चुनावों में भी देख रहे हैं। ये इससे जो है प्रधानमंत्री पद की गरिमा जो है धूमिल होती है। इससे प्रधानमंत्री को बचना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री को कहां बचना चाहिए, ये हम लोग कई बार सवाल करते हैं, कई बार हम लोग ही बातें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, उस कुर्सी पे वो विराजमान हैं, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि हाँ, मुझे अपने पद की गरिमा को कैसे बरकरार रखना है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि गरिमा अपनी जगह पे है। और जैसा अभी शुरुआत में मुकेश जी ने अपनी बात जब शुरुआत की थी, प्याज वाली जो बात की थी, वहीं पे आकर के हम भी अटक जाते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। मैं उतना खुल करके नहीं बोलने जा रहा हूं, आप लोग मुकेश जी की बातों से समझ गए होंगे कि क्या कहना मैं चाहता हूं, क्या कहना मुकेश जी चाहते थे और क्या कहना अजय जी चाहते हैं। लेकिन अमलेंदु जी, सवाल यही उठता है, 2 बातें। एक तो एक तरफ पीएमओ से और प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें कहा जाता है कि मैंने अपनी सारी मतलब देश के हालात को देखते हुए मैंने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं। लेकिन उसके बाद अभी सामने देख रहा हूं मैं कि बंगाल बीजेपी की मांग पर कल शाम 5 बजे वर्चुअली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वर्चुअली करेंगे मतलब रैलियां। ये एक जो अभी अजय जी भी बता रहे थे कि ये एक जो डर है, एक भय है, या ये कहें कि आखिरी समय है, यहां पर मत चूको, यहां कुछ ना कुछ कर ही डालो ताकि सत्ता पे काबिज हो पाए। कहने का अर्थ यही है कि क्या इस सवाल के साथ अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं
क्या बीजेपी अपने आप को बंगाल में फंसी हुई महसूस करने लगी है? देखिए, वो शुरू से महसूस कर रही है अपने को फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी बंगाल में। और इसलिए देखिए, वो कोई हथकंडा ऐसा नहीं है जो छोड़ रही हो, जिसको ना अपना रही हो। सारे हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं वहां, चुनाव प्रचार से लेकर के साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। और जो तरीके भारतीय जनता पार्टी के काम करने के, वो सारे तरीके वहां अपनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के स्तर से तो शायद नीचे गिरे हुए हैं ही, मतलब आ ही आते हैं उस पर, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके स्तर से भी नीचे गिर करके प्रधानमंत्री लगातार जो है वो बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले मतलब चुनाव के दौरान। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अंदर से एहसास है कि उसे पश्चिम बंगाल में कुछ मिलने वाला नहीं है। और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम होगा, जहां तक मेरा सोचना है, सत्ता गलत भी हो और सत्ता सही भी हो, मेरा सोचना यह है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम जो आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है वो एक तूफान लाने वाले निश्चित तौर पे होंगे। कि अभी तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने सहयोगियों और वरिष्ठों और कनिष्ठों का जिस तरीके से करते रहे हैं, वो उनके प्रति विद्रोह के सूखे लगेंगे। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री जो है लोकसभा चुनाव को छोड़कर सारे चुनाव हारते आ रहे हैं, और सारे चुनाव में प्रधानमंत्री ही स्वयं आगे बढ़ के जो है वो श्रेय देते हैं कि यहाँ तो लाइन मुझसे ही है। वो चाहे महाराष्ट्र में हारे हों, चाहे झारखंड में हारे हों, चाहे हरियाणा में हारे हों, सब जगह वो लगातार जो है मतलब हारते रहे। और ये 5 राज्यों के चुनाव जो है, मतलब यहाँ तो जो है उनका जो दूसरा जो उनका एक तरीके से प्रवक्ता है, जो हमारा तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया, उसने इतना ज्यादा झाड़ के पेड़ पर चढ़ा दिया प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को कि अब 200 सीटें मतलब 200 तो छोड़िए, 20 सीटें लाने के लिए जो है मतलब उनको पूरी ताकत अपनी हर तरीके से झोंकनी पड़ रही है। तो अगर ये मतलब स्थिति नहीं बनती है तो वो बहुत मतलब कहा जाए बेइज्जती वाली स्थिति भी हो जाएगी। और अब मतलब कि अगर सब चीजें ठीक नहीं है और निष्पक्ष चुनाव सब तरीके से होता है और निष्पक्ष होता हुआ दिखाई भी देता है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में कहीं कुछ हासिल करने जा रही है कुल मिलाकर के। तो उसके बाद जो स्थितियां बहुत खराब हुई। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, मुकेश जी ने कहा कि मतलब उनके साथ जो है प्रधानमंत्री तो जूते खाने वाली बात नहीं किया सकती है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री हर तरीके की बात कर लेते हैं। और प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कभी चौराहे पे आने के लिए, कभी 50 दिन दे दो तो फांसी पे लटका देना। जब सारी बातें कर सकते हैं तो जनता भी स्वतंत्र प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बातें करने के लिए, हालांकि करनी नहीं चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री का पद है, उस पद के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं का अपना भी तो कोई स्तर है, हमारा भी तो कोई स्तर है। हाँ, हम लोगों का स्तर है, हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, अपने स्तर हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते। जी हम लोग अपने स्तर से नहीं कर सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री तो किस स्तर पे है, अब क्या कहा जाए प्रधानमंत्री का, मतलब प्रधानमंत्री नहीं कहा, मतलब मोदी जी कहा जाए। मतलब हम लोग उसी बाबा प्रधानमंत्री निकल जाता है तो प्रधानमंत्री मतलब कहते हैं तो वो तो पद की याद हो जाती है। तो मुझे लगता है हम लोगों को प्रधानमंत्री कहना छोड़ना चाहिए, मोदी जी ही कहना जो है वो शुरू करना चाहिए कि मोदी जी जो है वो अपने स्तर मतलब आ जाते हैं अपने स्तर पे। अब ये देखने वाली चीज मतलब उनका स्तर ये पहले से ही ऐसा है या जब से स्वयंसेवक बने तब से ये स्तर ऐसा हुआ उनका, या प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका स्तर इस तरीके का हो गया। अब ये तो मतलब उनके जो संगी साथी हैं पुराने, वो इस पे जो है प्रकाश डाल सकते हैं कि ये आखिर मतलब मसला है क्या। मुकेश जी, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री, खूब बातें होती हैं और आज ये जाहिर हो रहा है कि एक तरफ जब पहले 1-2 घंटा पहले ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी, दूसरी तरफ अभी कहा जा रहा है कि वर्चुअली रैली करेंगे। और ये यहाँ साफ दर्शा रहा है कि नहीं, प्रचार की कमान तो प्रधानमंत्री के हाथ में ही है और वो चाहे वर्चुअली ही सही लेकिन करेंगे जरूर। एक बात तो चुनाव की आती है, दूसरी बात हम लगातार देख रहे हैं, हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे हम लोगों के खिले हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर खाने में सबके अंदर इस वक्त भय का वातावरण फैला हुआ है। किसी न किसी का भाई, बंधु, परिवार के सदस्य या कोई न कोई कहीं न कहीं कोरोना की चपेट में है और वो भय हम सब पे अभी बना हुआ है और इससे हम लोग अपने आप को अलग नहीं करके देख सकते हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा मुकेश जी। उसके बाद भी चुनाव की जो रणनीतियां हैं आप वो बनाते हैं, सब कुछ सही है, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, ये भी सही है,
लेकिन ये एक परिस्थिति दूसरी है। इस वक्त देश में कोरोना और बाकी, जैसे शुरुआत में आपने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह, इन सब के का भी जिक्र हम लोगों ने शुरुआत में की है। लेकिन सवाल ये आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम चीजों को छोड़ते हुए हम अगर फोकस करें, चूंकि आप असम का चुनाव कवर करके आए हैं और पश्चिम बंगाल का चुनाव आखिरी पड़ाव पे है, इसलिए थोड़ा पश्चिम बंगाल का चुनाव करना पे फोकस करना चाहता हूं इस डिबेट में, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव की चर्चा ज्यादा होगी इस कोरोना काल में। ओवरऑल ये बताइए मुकेश जी, आप असम से और बहुत नजदीक से उत्तरी पार्ट में जहां पर अब चुनाव हो रहे हैं वहां के हालात देख करके लौटे हैं, क्या बीजेपी इतनी मजबूत है कि बीजेपी वहां जीत रही है, या बीजेपी इतनी कमजोर है कि प्रधानमंत्री अपने आप को प्रचार से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बीजेपी के चाहे जितनी आलोचना करें, प्रधानमंत्री की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने केवल 3 सीटें जीती थी। अगर वो 3 से 40, 50, 60 सीटें भी पहुंचती है तो ये उसकी एक उपलब्धि होगी। भले ही वो सरकार बनाए ना बनाए, कोई भी पार्टी अगर चुनाव में उतरती है तो सरकार बनाने के इरादे से उतरती है, सरकार बनाने का कम से कम दावा तो करती ही है, नहीं तो उसको कोई गंभीरता से लेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियों को किस तरह से जुटना चाहिए, जूझना चाहिए, वो भी बीजेपी से दूसरी पार्टियों को सीखना चाहिए। बहुत सारी गलत चीजें होंगी, बीजेपी ने की है, धन का गलत इस्तेमाल, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से पूरे चुनाव अभियान को चला रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जो दूसरी पार्टियां हैं, जो 24x7 चुनाव लड़ने की जो रणनीति होती है, उसमें अभी तक नहीं जा पाई है, और इसलिए बीजेपी आपको हर जगह एज लेती हुई दिखती है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनका एक आकर्षण है, ये माना जाता है, उनकी एक लोकप्रियता है, ये माना जाता है। और वो जब हर चुनाव में जहां भी उनको लगता है कि वो भुना सकते हैं, उसको भुनाने की कोशिश करती है। तो अगर दूसरी पार्टी के पास इस तरह के नेता होते तो जाहिर है कि वो उनको भुनाने की कोशिश करती। यूपीए के पास मनमोहन सिंह थे जो कि भीड़ को आकर्षित नहीं कर पाते थे, तो उनका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन राजीव गांधी करते थे, तो राजीव गांधी जमकर प्रचार भी करते थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बीजेपी के पक्ष में हैं, और उसके साथ अन्याय न करते हुए इन पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी फंस गई है, उसके लिए क्यों जरूरी है प्रधानमंत्री का, देखिए, प्रधानमंत्री केवल इसी फेज के लिए एक तरह से बांग्लादेश गए थे। वहां जो मथुरा समुदाय का मंदिर है, वहां पूजा करने गए थे। और आप जानते हैं कि इस बार जो अधिकांश सीटें हैं, उनमें मथुरा समुदाय का एक बड़ी भूमिका है, एक बड़ी उनकी आबादी है, और अब उनको संबोधित करना है, उन्हीं के वोट चाहिए। अगर ये मौका चूक गए तो वो नुकसान हो सकता है। तो ये एक उम्मीद हो सकती है प्रधानमंत्री को अपनी रैली से। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी रैली करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि भीड़ तो वहां फिर वैसी ही जुटेगी अगर वहां पर रैली हो रही है। तो अगर प्रसारण होता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो बात अलग थी कि भाई अलग अलग इलाकों में स्क्रीन लगे हैं, वहां लोग देख लेंगे, या टेलीविजन के जरिए तो वो अलग बात है। लेकिन अगर वहां पर 2, 3, 4 लाख लोग जुटाए जाते हैं और वो स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर उनको देखने के लिए जुटते हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिर प्रधानमंत्री ने अपने सुधारा नहीं है, वो उसी गलत लाइन पर चल रहे हैं। केवल वो खुद नहीं जा रहे हैं, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हो रही हैं। ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर जब प्रधानमंत्री अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली रैली करेंगे तो क्या उतने लोग वहां जुटेंगे? जुटाने के लिए बीजेपी को पूरी जो अपनी शक्ति है, चाहे वो धन शक्ति हो, चाहे दूसरी व्यवस्था हो, उनका इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्लॉप रैली होगी। और उसका भी नुकसान नरेंद्र मोदी को हो सकता है कि
आप जबरन रैली करने पर आमादा थे, उसका नतीजा ये हुआ। तो बीजेपी फंसी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन ये उसका फंसना नहीं मानूंगा मैं। ये मैं मानता हूं कि बीजेपी गेन करने जा रही है, अच्छा खासा गेन करने है, और अगर वो सरकार नहीं भी बनाती है, अगर सबसे बड़े दल के रूप में नहीं भी उभरती है, तो भी मैं ये एक बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी को 3 से कहीं आगे जाकर खड़े होने में। तो हमें थोड़ा सा इस तरह से भी सोचना चाहिए। बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ने का एक पूरा खाका तैयार किया है, जो जोश है उसमें, उसकी पार्टी में जो आक्रामकता है, वो एक दूसरे प्लेन पे ले गई है चुनाव को, और बाकी दलों को उससे सीखना पड़ेगा, और हर राज्य में हम यही देख रहे हैं। मुकेश जी, आपको जाना है, लेकिन इसीलिए एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा ताकि आपके समय का सदुपयोग हम कर पाए। हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं और आपको सुनना चाहते हैं। कई लोगों के सवाल और कई लोगों के विचार भी आ रहे हैं, जिनके विचार अब आपके बाद लूँगा। सवाल ये उठता है कि आखिर जब आप अभी बता भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वर्चुअल रैली करेंगे तो ये सही है कि वर्चुअली आखिर लोग देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? उनके लिए आखिर अभी तक हम लोग यही देखते आए हैं कि किसी एक जगह पे एलईडी लगाए जाते हैं, टेलीविजन सेट्स तैयार किए जाते हैं और प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं और लोग इकट्ठा होकर के सुनते हैं। हो सकता है कि इकट्ठा में सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन फिर भी इकट्ठा तो आप करेंगे ही, और अगर इकट्ठा करेंगे तो फिर बात तो वही आएगी कि आखिर जिस कारण से आपने रैलियां अपनी रद्द की, फिर वही आप कर रहे हैं वर्चुअली ही सही, या तो आप एक रिकॉर्ड कर दीजिए, रिकॉर्डेड मैसेज आप फ्लोट कर दीजिए पूरे सबके व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे। लेकिन जब आप लाइव वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, और जब इकट्ठा करने जा रहे हैं तो यहाँ दो बातें आती हैं। पहली बात ये कि इस देश में जो हाहाकार मचा हुआ है कोरोना का, और उस प्रोटोकॉल का आप पालन नहीं करेंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। जिस कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का आप को संज्ञान में लेते हुए आप अपनी रैली को रद्द कर रहे हैं, फिर आप उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो ये सवाल। दूसरी बात ये आती है कि इस वक्त जबकि स्थिति बहुत खराब है, मतलब ऑक्सीजन को लेकर के कितने साथी हमारे हैं जो जानते होंगे, जो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि कई सारे हॉस्पिटल जहां कोरोना के पेशेंट्स को अब लेना हॉस्पिटल्स ने बंद कर दिया है, इस क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, उनके यहाँ वेंटिलेटर्स नहीं हैं, आईसीयू में बेड्स नहीं हैं, नॉर्मल बेड्स नहीं है, एक बेड पे 3-3, 4-4 पेशेंट्स को लिटाया जा रहा है, और जो दम तोड़ दिया तो उनके लिए शमशान में भी जगह नहीं है। कल ही हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, सड़क से शमशान तक हाहाकार मचा हुआ है, वो हाहाकार आज भी है, और जैसी स्थिति वो कल भी रहने वाली है। ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थिति में आपके पास समय कहां से निकल रहा है? ये आलोचना नहीं, ये एक गंभीर समस्या पे हम चर्चा करना लाजिमी समझते हैं मुकेश जी। इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इस गंभीर समस्या के वक्त आप चुनाव की कैसे सोच सकते हैं और चुनावी रैलियों की कैसे बात कर सकते हैं? मैं इस बात से बहुत ज्यादा सोच करके बिल्कुल दंग हूं कि चलिए देर ही सही, कम से कम रैली तो आप रद्द कर दिए, लेकिन फिर भी कि बीजेपी के जो आपके कार्यकर्ता हैं उनकी डिमांड पे आप वर्चुअल रैली करेंगे। क्या कहेंगे मुकेश जी? जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज हम चुनाव पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, जब देश इतनी बड़ी समस्या से गुजर रहा हो। कोरोना के मामले चल रहे हैं इतने पैमाने पर, घर घर, शहर शहर, गांव गांव सब परेशान हैं। तो ये चुनाव की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, चुनाव रद्द हो जाना चाहिए, चुनाव को क्लब करके एक दिन में वोटिंग करवा के उसको निपटा देना चाहिए। जो भी सीधा साधा सरल उपाय हो सकता है, इस चुनाव को, प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और पूरा ध्यान लगाना चाहिए कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। अब देखिए, ये सरकार का असल में इसमें गवर्नेंस की समझ है नहीं, ये गवर्नेंस जानते ही नहीं है। ये केवल सोचते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट, डैमेज कंट्रोल और लीपापोती, उससे अपना काम चलाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है
सुप्रीम कोर्ट उनके बचाव के लिए आ गया है। अब वो चूंकि 6 हाई कोर्ट में रोज आलोचना हो रही है केंद्र सरकार की, तो अब सुप्रीम कोर्ट आ गया है नेशनल इमरजेंसी पर विचार करने के लिए। नेशनल प्लान बनाइए, मेरे पास लाइए, हम चर्चा करेंगे। ये इमरजेंसी आज क्यों सूझी सुप्रीम कोर्ट को? भाई अर्णब गोस्वामी आते हैं और आप उसके अगले दिन सुनवाई करके उसको निर्देश देके उसको राहत दे देते हैं, और आप पिछले 2 महीने से तो ये नहीं सूझ रहा है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। जब 6 हाईकोर्ट आलोचना करने लगते हैं तो आप आ जाते हैं कि हम सारे हाईकोर्ट के जो मामले हैं अपने पास बुला लेंगे, हाईकोर्ट का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा और फिर हमें जैसे मैनेज करना होगा हम कर देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। ये मीटिंगों का दौर बता कर कि मैंने इनसे मीटिंग की, मैंने उनसे मीटिंग की। अरे भाई, ये सरकार क्या केवल एक आदमी की है, नरेंद्र मोदी की? हमारा हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे दूसरे मंत्री क्या कर रहे हैं? वो कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस महामारी के समय कहते हैं कि एक राष्ट्रीय सरकार की जरूरत है जिसमें विपक्षी दल भी शामिल हो, लेकिन यहाँ तो जो सरकार है वो भी राष्ट्रीय नहीं लग रही है, वो तो गुजरात की सरकार लग रही है और 1-2 गुजराती मिलकर इसको चला रहे हैं। और इस क्राइसिस के समय भी गृह मंत्री को चुनाव की सूझी है, रैलियों की सूझी है, प्रधानमंत्री भी उसी राह पर है। तो ये बड़ा दुखद और दुर्भाग्यजनक है इस देश के लिए कि ऐसी सरकार सत्ता में है जो लोगों की पीड़ा को नहीं समझ रही है, लोगों की समस्याओं को नहीं समझ रही है, और सारा कुछ राजनीतिक लाभालाभ के लिए काम कर रही है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का आपने संबोधन सुना होगा, उसमें एक भी सवाल का जवाब देश की जनता को नहीं मिला कि भाई आप करने क्या जा रहे हो। आपने जो 15-20 मिनट हमारे जाया किए, उसमें काम की तो एक बात भी नहीं की। आप गाल बजाते रहे और चले गए, तो उससे तो कोई फायदा हुआ नहीं। और उसके बाद भी आज तक क्या मेजर लिया है? ऑक्सीजन के लिए भी क्या मेजर लिया है? एक सुनने को आया है कि अब इसका फ्री मूवमेंट हो, उनको रोका ना जाए। और क्या किया है आपने? तो घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं नए प्लांट लगेंगे, ये होगा, वो होगा, आयात होगी गैस ऑक्सीजन तब मिलेगी। लेकिन आज जो अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनकी जान बच जाए, उनके लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो कल जो हाईकोर्ट ने झाड़ पिलाई केंद्र सरकार को, वो अद्भुत है, वो रिकॉर्ड में जानी चाहिए। और ये वो सच्चाई है कि इस सरकार का रवैया यही था। तो आपने ठीक ही कहा कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री को और इस सरकार को टाइम कैसे मिल रहा है चुनाव प्रचार के लिए? नहीं, ये लोग बड़े बेरहम लोग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है इस देश के लोगों से जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए ये अपने सत्तारोहण के अभियान में जुटे हुए। जी मुकेश जी, बहुत धन्यवाद। आपको जाना भी है और आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले कई हमारे साथी जो लगातार कमेंट लिख रहे हैं, इन लोगों के कमेंट को रखना आप लोगों के बीच ज्यादा जरूरी समझ रहा हूं। वासुदेव कुमार हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं, कोई मंत्री कुछ नहीं, ओनली फॉर मोदी लिख रहे हैं। वाजिद आलम हैं जो कह रहे हैं मोदी सरकार ने सर काम किया तो है, एससी, ईसी, सीबीआई, ईडी को खरीदा भी है, तो और देश का पीएम नहीं, ओनली गुजरात का पीएम, गुजराती पीएम हैं। सुरेश प्रूस्ती हैं, ये सरकार कांग्रेस से 1000 गुना अच्छी है, सुरेश बोल रहे हैं। मोहम्मद आमिर हैं जो कह रहे हैं इनको देशवासियों के कोई चिंता नहीं है। मेहदी मलिक हमारे साथ बने हुए हैं, अब्दुल करीम बने हुए हैं हमारे साथ, फिर सुमैया ट्रेवल सबसे तेज कह रहे हैं कोरोना का पालन सिर्फ पुलिस सिर्फ पालन जनता को करवाती है, बीजेपी के कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन है बीजेपी के लिए। दीपक देवेंद्र चटर्जी हैं, आज हम विश्व गुरु बन गए, 3,15,000 न्यू केसेस। उसके अलावा गोविंद दंडोतिया हमारे साथ, सब पार्टी को सत्ता चाहिए लिख रहे हैं। एसके शहीद हैं हमारे साथ में बने हुए, जो बंगाल में बीजेपी 3rd नंबर की पार्टी कह रहे हैं। दीपक नवाल कह रहे हैं इन 6th फेज एक्सेप्ट 1 मिनिस्टर ऑल मिनिस्टर इज लूजिंग।
ये कह रहे हैं, खासकर मिनिस्टर मीन्स ममता बनर्जी की सरकार इस वक्त है, उसके लिए दीपक नवाल जी कह रहे हैं। अंशु रंजन कह रहे हैं सर आप कुर्ते में यंग लग रहे हैं। भाई अंशु जी बहुत धन्यवाद कि आपको मेरा कपड़ा पसंद आ रहा है। दीपिका सेठी हैं जो कह रही हैं कि गुजरात में भी कोरोना में बुरा हाल है, वहां भी मोदी जी ने कोई नए हॉस्पिटल नहीं बनवाए। अख्तर अली हैं जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने गरीबी नहीं गरीब को हटा रही है। अजय सिंह कह रहे हैं कि ये सब चोर हैं। राफिक पुनावाला हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षमान बने हुए हैं जो हेलो जाट जी कह रहे हैं। असलम चिश्ती है जो कह रहे हैं कि आपके हाथ में वोट की ताकत थी, वो ताकत आपने फकीर को दे दी। फकीर के हाथ में कटोरा था, उसने वो अंध भक्तों के हाथ में दे दिया। तो ये अलग अलग विचार हैं लोगों के, अपने अपने विचार लिख रहे हैं। इम्तियाज आलम है, ऐसी सरकार को जनता फिर भी जिताने में लगी है। अब्दुल कयूम हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र यादव, दिवाकर कुमार बने हुए हैं हमारे साथ। मोहम्मद लतीफुद्दीन बने हुए हैं। फिर दीपिका सेठी हैं सेकंड में से पहले। कुछ नहीं करेगी सरकार, ये दीपिका का कहना है। अभी बहुत बिजी है इलेक्शन में। सुल्तान भगाड़िया हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं इनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए, जनता जाए भाड़ में। उसके अलावा राफिक पुनावाला, वासुदेव कुमार, राजीव जी अंधभक्त की कमी नहीं है कह रहे हैं। फरहान का कहना सर आपकी हर बात बहुत अच्छी लगती है और हर बात केंद्र सरकार से ही सवाल पूछना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद भी कह रहे हैं कि पीएम को इस पैंडेमिक में इलेक्शन के लिए समय कहां से मिलता है। संतोष दुबे बने हुए हैं। रहमत अली हैं। तमस आजाद त्यागी बने हुए हैं। दीपक नवाल भी लगातार बने हुए। देवेंद्र चटर्जी लगातार बने हुए हैं। बंगाली राजीव जी लुकिंग बंगाली बाबू। आज बंगाल का चुनाव है, बंगाली कपड़ा पहन के बैठ गया हूं आप लोगों के बीच। देवेंद्र चटर्जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नुसरत खान है हमारे साथ में। अंजन कराली भी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम मेराज खान भी हैं। वीरेंद्र शर्मा हैं। एसके शहीद, वाजिद आलम, तशरीर रजा हैं। फिर बेरोजगार पवन कुमार पटेल लिख रहे हैं मोदी जी दोबारा न आए तो लोगों की जिंदगी कुछ दिन बढ़ जाएगी। मोहम्मद अकील भी हैं। तमाम साथी आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोगों के विचार हम रख रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, अजय सिंह और अमरिंदर उपाध्याय, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इससे पहले डॉक्टर मुकेश कुमार जुड़े हुए थे। मुकेश जी आधे घंटे हमारे साथ थे, अपने विचारों का उन्होंने आदान प्रदान किया। अब वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दोस्त साथी हमारे शुभचिंतक आप तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा के केंद्र में आज दोस्तों ये है कि क्या बंगाल में बीजेपी फंस गई है। ये एक बड़ा सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जबकि कोरोना का काल है, यानी कि महामारी के समय, पेंडेमिक ईयर जिसे कह रहे हैं, पिछले 2020 भी ऐसा ही गुजरा और 2021 भी गुजर रहा है। आधा मतलब कि 1/3 हम लोग गुजार चुके हैं 2021 का, लेकिन परिस्थितियां वहीं की वहीं बनी हुई हैं। शुरुआत में लग रहा था कि शायद हम लोग निपट लेंगे इस बीमारी से, अब बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे एक तरफ से वैक्सीन आई, दूसरी तरफ से बीमारी आई और इस बीच में चुनाव भी आया और चुनाव चल रहा है। लेकिन सरकारों को, खासकर जो केंद्र की सरकार है, उसे चुनाव ही चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो जाए, जान जाए प्रवचन न जाए, और प्रवचन यानी कि प्रचार कह सकते हैं, प्रचार न जाए। तो अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी मुकेश जी कह के गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अजय जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 हाई कोर्ट के लिए जो सेंटेंस कहा है, जरा मैं उस सेंटेंस को पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश में इस वक्त दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता, इलाहाबाद और ओडिशा 6 हाई कोर्ट में कोरोना संकट पर सुनवाई चल रही है। ये कंफ्यूजन और डाइवर्जन कर रहे हैं ये हाई कोर्ट्स। एक हाई कोर्ट को लगता है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता है, तो एक को लगता है उनका अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं, ये शामिल है। ये देखिए, लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को हो, कोर्ट को नहीं। कोर्ट से मतलब है
सीधा का सीधा 3 दिन पहले की कहानी आप याद कीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला जिसको स्टे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हम किसी कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बड़ी विनती के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ दोस्तों इस बात को मैं यहां कह देना चाहता हूं कि जो वहां हो रहा है वो उनके अधिकार क्षेत्र का काम है, और जो हम यहां कर रहे हैं हम अपने अधिकार क्षेत्र में कर रहे हैं, और हमारा अधिकार क्षेत्र ये है कि हम विशेष टिप्पणी करें, ये हमारा अधिकार है। उस अधिकार के तहत अभी कोर्ट की बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों, और इसको बहुत गंभीरता से सुनिए आप लोग भी, और इस पे भी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। अजय जी सीधे आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस देश में हम अब इमरजेंसी की ओर जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, एक बृहद सवाल है, लेकिन सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जहां तक बात इमरजेंसी पे जाने की है तो केवल घोषित नहीं है, बाकी हम इमरजेंसी में ही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो बात कही गई हाई कोर्ट की, मतलब उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, सारे से हाई कोर्ट शामिल है। आपने देखा होगा कि जब राफेल का मामला आता है, जब राम मंदिर जो है, बाकी और ऐसे इस तरह के मामले, किसी भी तरह के मामले आते हैं, तो ये इनके प्रकार जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो एक तरह से मैं, आपने कहा कि हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, मैं साफ तौर पे जो है आलोचना के उस का शब्द का उपयोग न करते हुए परसेप्शन का उपयोग करता हूं कि कोर्ट खुद कहता है या लोग भी कहते हैं कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, वो होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो जो अभी स्थिति है की हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इन 5 शहरों में जो है लॉकडाउन लगाइए, मैं उत्तर प्रदेश के मामले में कह रहा हूं, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। और ये बिल्कुल तय था कि अगर ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट, देखिए ऐसे मामले में अगर राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी हाई कोर्ट जो है किसी तरह का निर्णय देता है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब बहुधा देखा गया है कि हमेशा स्टे मिल ही जाता है। तो या तो ये अगर ये इनकी ये मुद्दे की गंभीरता को समझ रहे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम ही नहीं चाहिए था, और अगर सुप्रीम कोर्ट गए थे तो ये पक्का पता था कि वहां से रोक लगनी ही लगनी, एक तो वो रोक लगती। अब रही बात दूसरी कि अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो है कि अब जो है कि राज्यों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय वो हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट के किसी भी कोर्ट के पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ सरकारों के पास होना चाहिए। अब वो रास्ता भी बंद कर देना चाह रही है कि कोई भी पीआईएल दाखिल करके जो है हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में जा सके। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट वो रास्ता आप मतलब आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वो वहीं से ही, जैसे ही किसी हाई कोर्ट में इस तरह जो है अर्जी जाएगी, याचिका जाएगी, वो पहले तुरंत खारिज हो जाएगी। मतलब तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कर दी। तो ये जो है ना, इस तरह से आप जो कह रहे हैं कि इमरजेंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इमरजेंसी में हैं। अब इन संस्थाओं का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है वो आप भी देख रहे हैं, और जो भी जितनी भी संवाददारी संस्थाएं हैं उनका सबका यही हाल हो रहा है। जैसे जो अभी हालिया चुनाव आयोग की बात है, आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस पर जो है टिप्पणी की कि आप केवल गाइडलाइन देकर जो है भाग नहीं सकते, आपको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन अब वही स्थिति है कि उस जो गाइडलाइन दी गई है वो चाहे चुनाव से लेकर हो, लेकिन जो इस समय चुनाव जो है कोरोना के पीरियड में हो रहे हैं, इसलिए उन पे कोरोना के लिए भी गाइडलाइन रहेंगी ही रहेंगी कि आपको अगर जो है वोट देने जाना है तो मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर लगाना है। तो ये सारे आदेश तो जो है चुनाव आयोग की तरफ से भी आएंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब जो भी वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, ये या हाई कोर्ट हो, उन सब के रास्ते बंद कर दिए कि भाई ऐसा है कि अब जो भी तय करेंगे वो यही नेता नगरी तय करेगी, आप लोग जो है उसमें बिना मतलब की नाक मत घुसेड़ो। तो अब इसको कहने का मतलब यही है कि इसमें अब इमरजेंसी शब्द को प्रयोग करें ना करें उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया अब ये इमरजेंसी है और आपको इस तरह से ही रहना पड़ेगा। इसमें आपको किसी तरह की कोई अपनी आवाज उठाने की या वैसी किसी तरह की जो है ओपन जो सोसाइटी उसका कोई मतलब नहीं रह गया है।
ये जो जितनी आपने बात कही उसको उसके लेके लबोलवाब यही निकलता है। अमलेंदु जी, इमरजेंसी की बात, देश में एक घोषित या अघोषित तौर पे इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक तरफ हाई कोर्ट अगर लॉकडाउन लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि लॉकडाउन करने का अधिकार जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर हो, कोर्ट के ऊपर ना हो। और कोर्ट में भी कंफ्यूजन और डाइवर्जन जैसे शब्द का प्रयोग किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसके अलावा देश के जो हालात हैं उस पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक पूरा का पूरा प्लान दीजिए केंद्र सरकार से कि देश में जो परिस्थितियां अभी हैं उस पर क्या किया जाए। और ये कहा भी जा रहा है कि शायद एक तरह से एक पूरा का पूरा एक पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए ये डायरेक्टिव दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को। और उसके अलावा केंद्र सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, किसी भी तरह करके ये चुनाव निकल जाए और उसके बाद देश की जो परिस्थिति है उस पर इमरजेंसी की घोषणा हो या कुछ और घोषणा हो, लेकिन उस दिशा में काम अंदर खाने में चल रहा है। ऐसी बातें चल रही हैं जो मैं यहाँ सार्वजनिक मंच पे आप सबके सामने रख रहा हूँ। सवाल ये उठता है अमलेंदु जी, कई सारे साथी भी लिख रहे हैं और डॉक्टर अहमद खान बहुत सही सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब समस्त परीक्षाएं स्थगित या कैंसिल की जा सकती हैं, सारी परीक्षाएं स्थगित या कैंसिल की जा सकती हैं, तो चुनाव क्यों नहीं? ये डॉक्टर अहमद खान का कहना है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव क्यों नहीं कर सकते? ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडीज का जो चुनाव कराया जा रहा है वो समझ से परे है। ये बात भी है। एक तरफ हालांकि बिहार में ये निर्णय ले लिया गया कि अभी बिहार पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में करवा रहे हैं पंचायत चुनाव। ये ऐसे ही कई सवाल है, कई लोगों के हैं। अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? अजय जी पहले बोल लें, उसके बाद अमलेंदु जी आपके पास आता हूँ। मैं पंचायत चुनावों के बारे में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने जो है गांव की में आज जो है आज भी और कल भी 2 दिन से जो है लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में 26 तारीख को जो है प्रधानी का चुनाव है और आपको ये बता दूं हमारे गांव में इस समय कम से कम 80 लोग कोविड पेशेंट हैं। और आप ये समझ लीजिए कि 6000 की आबादी में मात्र 6000 की आबादी में 80 लोग कोविड पेशेंट हैं और वहां पर पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। इसका क्या आगे जो है, अब इसके आगे कहने के लिए कुछ नहीं है। अभी लंबुआ में जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की भी कल ही खबर मैंने पढ़ी कि जिसमें एक जो है पीठासीन अधिकारी को जबरदस्ती उसकी ड्यूटी नहीं काटी गई, वो बीमार था और वो जो है वहां चुनाव कराने गया और वहां पर उसकी जो है मौत हो गई और बाद में जो है वो कोरोना पॉजिटिव ही भी निकला। तो अब ऐसे मतलब इन तरह से कोरोना बम को जगह जगह रख के ये चुनाव करवाने का जो ये पागलपन है, इसको मैं पागलपन ही कहूंगा। ये सरकार क्यों जो है इसके लिए बिना जो है इस तरह से जो है लोगों की जिंदगी जो है दांव पे लगा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे बता रहे हैं अजय जी कि पंचायत चुनाव में अगर एक गांव में इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, कल आपको खबर दी गई थी दोस्तों, हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कल शाम को, कि पटना एम्स में 384 डॉक्टर और स्टाफ वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कई रेलवे स्टेशन के अधिकारी और बिहार और दूसरी जगहों की बात मैं बता रहा हूं, कई स्टाफ अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी कि इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं कि रेलगाड़ी का संचालन करना अब मुश्किल हो रहा है। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। जब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में चुनाव कराना, उसके अलावा इस वक्त जबकि एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ काम करना चाहिए, जबकि लोगों में अफरा तफरी का माहौल नहीं होना चाहिए, ऐसे में एक ट्वीट आया योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि कोरोना काल में, वो मैं ट्वीट अभी देखता हूं, चाहूंगा आप लोगों को भी दिखाऊं, कोरोना काल में ये जो कोरोना के उन्हीं पेशेंट्स को ऑक्सीजन दिया जाए जो जिन्हें जरूरत है और किसी सिंगल मतलब कि प्राइवेट आदमी को, निजी इंसान को, चाहे वो बीमार क्यों ना हो, उसको ऑक्सीजन ना दिया जाए। ऑक्सीजन गैस की कमी इस देश में इतनी है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा था, ट्वीट भी किया और उसके अलावा फेसबुक पे भी वीडियो बना करके भी डाला था, आपको याद होगा, हम लोग चर्चा परसों किए थे
कि जब ऑक्सीजन की कमी है वैसे वक्त में आप यहाँ कह रहे हैं, सीधा हॉस्पिटल्स को कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन उन्हें ही दीजिए, मतलब संस्थानों को दीजिए, किसी प्राइवेट को मत दीजिए। सीधा का सीधा आप आदेश दे रहे हैं। ये आदेश है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इस ट्वीट को मैं चाहूंगा कि वो ट्वीट हो तो जरा दिखाएं आप लोग, हमारे दर्शक हमारे साथी देखेंगे। लेकिन ये गंभीर समस्या है। इस समस्या के बीच में चुनाव कराना, और वो भी चुनाव नहीं, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो वर्चुअली आप फिर भी वर्चुअली भी आएंगे, और संचालन की पूरी परिस्थितियां खत्म हो रही हैं, ठप होती जा रही हैं। मैं डराने के लिए और एक भय पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूं। जो परिस्थितियां हैं, इस बात को, इस गंभीरता को समझने की जरूरत है। और इस बात को अगर हमारे हुक्मरान, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, ऐसे लोग अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी जायज लगती है अमलेंदु जी, कि ये कहे कि नहीं, 6 हाई कोर्ट्स में अलग अलग बातें, वहां पे जो बातें हो रही हैं, वो जो शब्द है वो बार बार मैं दोहरा रहा हूं, वो शब्द बड़ा अजीब है कि कंफ्यूजन और डाइवर्जन यहां क्रिएट किया जा रहा है। क्या कहेंगे ओवरऑल? जिस इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूं, लोग ये भी कह रहे हैं दबी जुबान में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग लिया है कि इमरजेंसी कैसे लगाना है, उसकी एक रूपरेखा दीजिए अमलेंदु जी। देखिए, निश्चित तौर पे एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, वो एक तो बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल पहले ये खड़ी करती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये कहना चाहता है कि जो राज्यों के हाई कोर्ट है वो गैर जिम्मेदार हैं? एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की या उसकी टिप्पणी की जो प्रतिध्वनि है वो यही निकलती है कि राज्यों के हाई कोर्ट है वो गैर जिम्मेदार हैं, वो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। ये इसकी प्रतिध्वनि इसकी समझी जा सकती है। दूसरा, जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को प्रशासनिक मसले अपने हाथ में लेने से रोकने का टिप्पणी कर रहा है या आदेश जारी कर रहा है, जो भी है वो चीज सुप्रीम कोर्ट पे भी तो लागू होती है। भाई, डे टू डे बिजनेस सरकार का जो है उसमें ना हाई कोर्ट को दखलंदाजी करनी चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। चीजें राज्यों के हाई कोर्ट पे लागू होती है, वो सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल बनता है ना कि किस अधिकार के तहत केंद्र सरकार से मांगा कि आप जो हमको पूरा प्लान दीजिए। भाई, केंद्र सरकार से विपक्षी दल मांग करें कि आप संसद का सत्र बुलाइए, संसद के अंदर बैठ के बात होगी, क्योंकि जो डे टू डे बिजनेस की चीजें हैं वो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट की चीजें नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार की जिम्मेदारी संसद के प्रति है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति नहीं है सरकार की जिम्मेदारी। तो ये मतलब कुल तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश और टिप्पणी जो है वो स्वयं में ही जो है अपने ऊपर भी सवाल उठाती है, और हाई कोर्ट के ऊपर तो उसने सवाल उठा ही दिया है कुल मिलाकर के। अब इसके कानूनी पहलुओं पे जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग कानून के उतने विशेषज्ञ नहीं है, उतने क्या बिल्कुल भी कानून के विशेषज्ञ नहीं है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो एनालिसिस हम कर रहे हैं अपनी सामान्य बुद्धि से, उसके आधार पर हम ये बात को कर रहे हैं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो निश्चित तौर पर कई आती है, और सुप्रीम कोर्ट भी कठिनाई में आशा करती है, और सरकार को तो करती ही करती है। ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार को रास्ता दिया है कि आप इमरजेंसी तब पढ़िए, और चूंकि ये सरकार जो है उसको हर 26 जून को जो है वो इमरजेंसी का दिवस मनाना भी होता है, काला दिवस, तो अब ये सरकार जो है बचना भी चाह रही है कि काला दिवस मनाने का रास्ता खुला रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाले दिनों में, तो इसलिए इमरजेंसी का नाम लेने से बचना है। लेकिन कायदे तो सब कुछ वही जा रहे हैं, और जैसा अजय जी ने कहा कि इमरजेंसी तो ऑलरेडी लागू है, मतलब केवल नाम नहीं है। तो ये बात हम भी लगातार कहते रहे हैं कि जो इमरजेंसी लागू हुई तो बाकायदा संवैधानिक थी, और आज जो कुछ भी किया जा रहा है वो लगातार सब कुछ असंवैधानिक चीजें हैं। आज जो अघोषित इमरजेंसी थोपी जा रही है निश्चित तौर पर जो है असंवैधानिक है, और इमरजेंसी जो लागू की गई थी वो संवैधानिक तरीके से लागू की गई थी। तो इसी दोनों चीजों में अंतर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे लगता है कि बिल्कुल मुकेश जी भी थोड़े पहले कह के गए और अजय जी ने भी कहा, मतलब हम तीनों इस मसले में लगता है ये एक राय से हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को रास्ता दिया है कि ऊपर जो है वो मतलब ये दोषारोपण होने से बच जाएगी, उसने लागू की। मान लीजिए कि चुनाव जैसे खत्म होगा, पश्चिम बंगाल का उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव खत्म होंगे, 2 मई को रिजल्ट आएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि हालात खराब हो रहे हैं, आप लागू कीजिए इमरजेंसी। तो सरकार भी कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश है, हमको मानना है उसको करना पड़ेगा। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के आदेशों पे आदेश देने से पहले 100 दफे सोचना चाहिए, उसकी संवैधानिक चाहिए, उसकी संवैधानिक स्थिति व्याख्या करनी चाहिए।
ये अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को ही विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस तरीके का जरूरी है तो संविधान पीठ को सौंप दीजिए। इस तरह के आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने जजेस जो रिटायर हो चुके हैं वो बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई आदेशों के ऊपर जो है सवाल उठा चुके हैं कि आप जो है वो आपका काम प्रशासन संभालना नहीं है, आप जो है वो संविधान की व्याख्या करने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए है। लोग न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं और जो न्याय मांगने के लिए हाईकोर्ट जा रहा है उसको हाईकोर्ट से भी न्याय मिलना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से देखा जाए तो हाई कोर्ट के जरिए न्याय जो मिलता है उस पर रोक लगाने का है। तो ये जो है जो कुल मिला के कानूनी चीजें उठ रही है, मुझे लगता है कि संविधान को इस पर विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए देश के जाने वाले संविधान विशेषज्ञ उनको सबको कि आप इस तरीके से डे टू डे जो बिजनेस है सरकार, मतलब हम ये देखते हैं कि जो और कोई मसले आते हैं तो यही सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े होगी, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से धमकाती है कि आप इस कामों में दखलंदाजी कर रहे हैं। मतलब आपको याद होगा सीबीआई को लेकर के और स्वयं इसी दौरान लॉकडाउन लगाया गया था, उस दौरान भी है सरकार के जो अधिवक्ता खड़े हुए उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप हमारे डे टू डे बिजनेस में दखलंदाजी मत कीजिए। तो आज सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कह रही है कि आप जो है सरकार के डे टू डे बिजनेस में दखलंदाजी मत कीजिए, क्योंकि सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है, उसकी फेलियर, उसकी नाकामी लोगों के सामने आ रही है और ये साफ जाहिर होता जा रहा है कि ये जो संकट है ये सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से संकट खड़ा हुआ है। इसलिए जो सरकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार को बचाने के लिए आगे आया है तो उसको अपनी मंशा साफ करनी चाहिए, और अगर ये मंशा नहीं है तो मुझे लगता है कि संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही रह करके हर संवैधानिक संस्था को काम करना चाहिए, वो चाहे संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, चाहे चुनाव आयोग हो, कोई भी हो, किसी को भी अपनी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन, उसकी सीमा रेखा पार नहीं करे। स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी पहले ये टिप्पणियां कर चुका है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। मेरा अपना ये सोच है जी। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। राजू भाई रवजानी कह रहे हैं कि बच्चों को घरों में रखकर बच्चे पागल हो गए, भाजपा आरएसएस इंसान नहीं हैवान है। फिर जाबिर आलम हैं जो कह रहे हैं कि जाबिर आलम रजवी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, लोगों की कोई परवाह नहीं है, 4 लोगों की जान जा रही है। सर्वेश यादव भी हैं जो कह रहे हैं सिर्फ सत्ता चाहिए बीजेपी को सर। संजय कनौजिया हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल शर्मा हैं जो कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन ही सब कुछ है, क्या इस देश में, क्या कोरोना के 3.25 लाख केसेस 3,15,000 माफ़ कीजिए 3,15,000 केसेस कुछ नहीं हैं। आइनुल शेख हैं जो कह रहे हैं कि वो वेस्ट बंगाल से हैं। सीमा खातून हमारे साथ बनी हुई हैं। अमरदीन खान है जो कह रहे हैं कि सर लोग दुखी हो रहे हैं और एनजीओ कहाँ है, ये एनजीओ के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। वासुदेव कुमार बने हुए हैं जो कह रहे हैं मोदी जी जब से केंद्र में आए हैं तब से जनता को लाइन में खड़ा कर दिया, कभी बैंक के लाइन में तो कभी हॉस्पिटल के लाइन में, कभी चला गया कहीं आगे लाइन में खड़ा कर दिया। खैर आगे फिर देखता हूँ, पढ़ूंगा जैसे आता है। सर्वेश यादव बने हुए हैं हमारे साथ। उसके अलावा कई सारे साथी हैं जो एसएम टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं भाई 2022 के जब इलेक्शन होना है तो उसकी झलक दिखाना चाहती है योगी सरकार, प्रधान का इलेक्शन करवा के ये तो जान गई है योगी सरकार 2022 में वो जा रही है। असलम चिश्ती हैं। राजीव जी आप निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को सलाम बहुत धन्यवाद असलम चिश्ती जी। आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है और हमें आप सब पसंद आते हैं और आपके विचार आप हमें इतनी शिद्दत के साथ और सुनते हैं, रोज़ अपने कमेंट्स लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं, आप अपने विचारों को रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हंसदा हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं ईवीएम वोट को 100% पेपर ट्रेल से मिलान करना चाहिए। वीवीपैट की बात कर रहे हैं परमेश्वर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वीवीपैट का 100% मिलान होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें वो आदेश जब आया था कि आप 5% ही मिला सकते हैं तो उसमें ये था कि दलील ये थी उस आदेश में कि अगर पूरा 100% में जाएंगे या 25%, 30% या 50% में भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो समय की बर्बादी होगी। लेकिन यही है कि ऐसी व्यवस्था हो कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा हो जाए
अभी ईवीएम से लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और ये इस भरोसे को बरकरार रखना, बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग कैसे करता है ये देखने वाली बात होगी। राजू भाई रवजानी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कह रहे हैं ये गोडसे के पुजारी देश नहीं संभालते सकते, गोडसे आतंकवादी था, ये आतंक फैला सकते हैं, हमारे देश को बर्बाद कर दिया। मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं ईवीएम बाइकआउट ऑन दी बैलेट पेपर इन। फिर अब्दुल बराक हैं, नाइस कह रहे हैं। इस तमाम साथी, सीमा खातून बैलेट पेपर जिंदाबाद कह रही हैं। मदीना का मुसाफिर, तुषार शर्मा बीजेपी हटाओ देश बचाओ, विजय पोरसू है। संतोष भट्टाचार्य कह रहे हैं बेशरम सरकार है, अभी जनता मोर। वाराणसी का हाल ची कुछ कह रहे हैं। सुमन पांडे, सर इस वक्त इलेक्शन हो तो सिर्फ बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। एवरी इंस्टीट्यूशंस आर इन कंट्रोल ऑफ बीजेपी सो दे मिसयूज देम। आई थिंक थ्रू दिस पेंडेमिक दे विल विन द इलेक्शन। सईद कईम अली भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तुषार शर्मा, देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि दो गुजराती का एक ही मकसद, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। गणेश सकोता कह रहे हैं किसी संवैधानिक संस्था ने हिम्मत दिखाई जिसने सरकार से प्रश्न पूछने का काम किया। प्रेमपाल सिंह हैं, उसके अलावा AR अब्दुल भी हैं। समीर अंसारी बने हुए हैं, रंगा बिल्ला को हटाओ कह रहे हैं। नरेंद्र सिंह रजावत भी हमारे साथ बने हुए हैं। जीनत ब्लॉग फूड, जो जिनका कहना है पब्लिक को रोड पर आना होगा। फिर अयूब सईद का कहना है बीजेपी देश के लिए नासूर है। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि हरे खेतों से अब बंजर ज़मीनें जीत जाती हैं, ये ऐसा दौर है जिसमें मशीनें जीत जाती हैं। इकबाल अब्दुल हादी का कहना है कि दिस लॉजिक हैज़ नो मीनिंग व्हेन इलेक्शन कमीशन इज कंडक्टिंग इलेक्शन इन 1 month टाइम। तमाम साथी ईमान उज्मान बने हुए हैं, हाई कर रहे हैं। फिर आयूब सूर रहमान भी बने हुए हैं, जसवीर भी है हमारे साथ। निज़ाम खान कह रहे हैं राजीव जी आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से लोगों के मुद्दों को उठाते रहें, लोग को आपके पत्रकारिता को सलाम। वो आपको भी सलाम करता हूँ निज़ाम खान भाई, आप सुनते हैं, देखते हैं, सराहते हैं, ये हमें भी पसंद आता है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। राहुल मिश्रा कह रहे हैं हैट्स ऑफ टू आवर हाई कोर्ट्स। तमाम साथी, अब दोस्तों प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन एक आखिरी कमेंट दोनों अपने पैनलिस्ट से एक छोटा 1 मिनट का कमेंट चाहूँगा कि क्या जिस सवाल के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने की थी कि क्या बीजेपी बंगाल में फंस गई है, ये सवाल एक बार फिर से अजय जी आपके ऊपर भी, और यही सवाल अमलेंद्र जी आपके साथ भी, आप दोनों के सामने एक सवाल कि क्या बीजेपी फंस गई है बंगाल में, और इस सवाल के साथ और चाहूँगा कि बहुत छोटा जवाब दीजिए, 30 सेकेंड 1 मिनट में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और इस चर्चा को उसके बाद फिर अपने साथियों के लिए खोल करके और फिर आगे बढ़ूँगा। अजय जी। जहां तक फंसने की बात है, देखिए तो मैं अभी जो पहले हमारे साथी थे मुकेश भाई जो कह के गए हैं कि वो फंसी तो नहीं है, फंसी इन द सेंस उस सेंस में नहीं है कि वो सरकार बना पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। लेकिन हाँ, अगर वो 3 सीट पिछले चुनावों में पाई थी, अगर वो आज की तारीख में 60 सीट भी पाती है तो वो 60 सीट नहीं बोलेगी, वो अपनी 20 गुना हम जो है बढ़ गए या 20 गुना सीटें हमने ज्यादा पाली, इस बात का प्रचार करेगी। अगर वो 90 सीट पा गई तो वो 30 गुने का प्रचार करेगी, या 75 सीट पा गई तो 25 गुने का प्रचार करेगी। तो इसलिए वो एक तरह से मैं ये मान के चलता हूं कि बीजेपी वहां सरकार बनाने नहीं जा रही, लेकिन अगर हाँ ये जरूर है कि वो चाहे वो जितनी भी सीटें लाएगी वो 3 से ज्यादा ही होंगी और उसको वो अपनी जीत की तरह ही प्रचारित करेगी। अमलेंदु जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में फंसी हो या ना फंसी हो, लेकिन उसने पूरे देश को जो मुसीबत में फंसा दिया है कुल मिला के इस समय। इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा, और यही इस समय की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को एक गजब मुसीबत में फंसा दिया है। देश इससे कैसे निकलेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो एक कमेंट है सराहपाल तिवारी जी का, सबका होगा अंतिम संस्कार अब की बार मोदी सरकार।
नेल्सन दिल्मा का कहना है कि मोदी जी रेडियो पर मन की बात करते हैं और बंगाल में दिल की बात करते हैं, पर देश के लिए और कोरोना के लिए थाली और लाइट जलाने के कुछ नहीं कहते हैं, कोरोना भगाने के लिए। मतलब अब फिर से आप थाली और ताली बजाइए, लाइट जलाइए और खुश रहिए, शायद कोरोना भाग जाएगा, और नहीं भागा तो एक राइम गाइए कि गो कोरोना गो। तो दोस्तों बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और इस महामारी के दौर में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ताकि ये महामारी जो है इससे किसी भी प्रकार से आप इसकी चपेट में ना आए और इससे बचे रहें। अजय जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपको। और शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी आपको भी कि आपने पूरे घंटे भर अपना समय दिया, और शुक्रिया अदा करता हूं मुकेश जी आपका भी जो हमारे साथ बने रहे 7:30 बजे तक, और हमारे दोस्तों साथियों और हम सबका के जो विचार थे उसको आपने लिया, सुना, और साथ साथ दोस्तों साथियों शुभचिंतकों हमारे साथ जुड़े आप सभी भाइयों बहनों, आप तमाम हमारे साथ जो जुड़ते हैं रोज इस कार्यक्रम में, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, अपने विचार लिखते हैं और लगातार अपने विचारों से हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। राजेश राणा भी हैं जो कह रहे हैं कि वी मिस यू। राहुल गांधी सर, राहुल गांधी को मिस कर रहे हैं। निजाम खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। GSVHG थाली बजाइयो कोरोना भगाइयो लिख रहे हैं। सुमन पांडे भी हैं, विवेकानंद मिश्रा भी हैं। 1 लाख करोड़ में 100 सीट बंगाल में लिख रहे हैं। RDX गेमिंग EVM इज फ्रॉड लिख रहे हैं तमाम साथी। सुमन पांडे लगातार बने हुए हैं जो कह रहे हैं मुझे लगता ही नहीं बीजेपी फंसाती है, खुद नहीं फंसती है सर, इनका कहना है। काने बाबा कह रहे हैं कि सोता सुप्रीम कोर्ट, अंधा चुनाव आयोग। इब्राहिम अली थैंक यू कह रहे हैं। मोहम्मद नूर आलम बीजेपी से देश का विनाश ही होना है लिख रहे हैं। तस्लीम खान नमस्कार कह रहे हैं। तो नमस्कार एक बार फिर तमाम साथियों दोस्तों आप सबको, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 7 बजे आपका इंतजार रहेगा, तब तक देखते रहिए DV लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।